नमस्कार दोस्तों, दूध और स्नैक्स का बेहद सफल स्टार्टअप चला रहे हैं प्रदीप शोरान। ये हरियाणा के रोहतक में बागड़ी मिल्क पार्लर नाम से ये स्टार्टअप चला रहे हैं। 5 साल पहले इसकी शुरुआत हुई और आज इनके पास 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। टर्नओवर बहुत अच्छा है और प्रॉफिट भी काफी अच्छा है। मतलब ये है कि बेहद सफल स्टार्टअप है। इनका पूरा इंटरव्यू आपको इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मिल्क प्रोडक्ट में, स्नैक्स में या फूड में, लेकिन उनमें से ज्यादातर असफल हो जाते हैं। इनकी पूरी बात सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि सफल कैसे हो सकते हैं और असफलता के क्या कारण है, क्योंकि इनके आसपास ही कुछ फूड के और स्नैक्स के स्टार्टअप शुरू हुए लेकिन वो बंद हो गए 1-2 साल के भीतर ही। उनके क्या कारण है ये भी बताएंगे और इनके सफल होने के क्या कारण है ये भी बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरा इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए। क्या क्या आइटम बनाते हैं, क्या क्या बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी, टेक्निकल फार्मिंग के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी प्रदीप जी, कैसे शुरुआत हुई आपकी स्टार्टअप की और फिर सफल कैसे हुआ ये भी बताइएगा। मैं कॉरपोरेट की नौकरी करता था तो खुद का कुछ ना कुछ काम धंधा शुरू करने का विचार था मन में। तो मैंने कई लोगों से डिस्कस किया, थोड़ा सर्वे किया, तो उसके बाद ये निकल के आया कि भाई दूध भी बेचा जा सकता है, फूड ग्रेन्स भी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी। तो मैंने दूध को चुना क्योंकि हरियाणा का रहने वाला हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, तो घर में पशु पाले जाते हैं, शुरू से ही शामिल रहे हैं उसमें। तो फिर दूध का यह था कि दूध को किस फॉर्म में बेचा जाए, या तो प्रोसेस करके बेचा जाए या रॉ मिल्क बेचा जाए। तो ये था कि प्रोसेस करके बहुत बड़ी यूनिट तो हम लगा नहीं सकते दूध में। या तो दो तरह के लोग ज्यादा सफल हो पाते हैं अक्सर, या तो अडल्ट्रेशन करते हैं कुछ लोग, या बड़ा कॉर्पोरेट्स हैं। तो हमारे पास ना तो बड़े कॉर्पोरेट्स की तरह के फंड्स थे, ना उस तरह की तैयारी थी, और अडल्ट्रेशन किसान के बच्चे हैं तो कभी करने का विचार ही नहीं आया। तो फिर ये बहुत से लोगों की सलाह से निकल के आया कि दूध को ही बेचो। तो रोहतक को इसलिए चुना कि रोहतक एक ऐसा शहर है जहाँ आसपास आप पशु पाल भी सकते हैं, दूध अरेंज आसानी से कर सकते हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम रख सकते हैं, और हेल्थ अवेयर लोग भी हैं। बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूध आसानी से मिल नहीं पाएगा शुद्ध दूध। और इसके बाद हमने जहाँ ज्यादा लोगों की गैदरिंग होती है, हेल्थ अवेयर लोग जाते हैं, जैसे पार्क्स हो गए, हमने इन पॉइंट्स को चुने, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंस्टीट्यूशन के प्लस प्राइवेट के, तो वहाँ पे हम जाते थे, गर्म दूध पिलाते थे। तो लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था, हेल्थ अवेयर लोग थे, तो उससे हमें हौसला मिला कि इस चीज में आगे बढ़ा जा सकता है और चीजें बढ़ाई जा सकती है। धीरे धीरे मार्केट में उतराए तो अनुभव हुआ कि और क्या क्या जोड़ा जा सकता है। तो हमने बादाम मिल्क, खीर, दही, लस्सी, इस तरह की चीजें जोड़ी और इस हौसला बढ़ा। तो इसके बाद लगा कि एक ऐसा फिक्स बिजनेस पहले से हो जहाँ कुछ और चीजें भी ली जा सके और ग्राहक हैं वो बैठ भी सके और आसानी से रिलैक्स होकर इन चीजों को खा सके, देख सके। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आदमी सिर्फ खाने के लिए, पेट भरने के लिए मार्केट में नहीं आता है, उसको कोई और काम होता है। तो वो ऐसी जगह हो जहाँ रिलैक्स होकर बैठ सके, खा सके, अपना टाइम स्पेंड कर सके, डिस्कशन कर सके। तो फिर हमने एक ऐसी फिक्स बिजनेस पहले था ये चूज किया। तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपने यहाँ क्या क्या जोड़ा अपने आउटलेट में? सर देखिए, जैसा मैंने बताया कि सभी लोग जानते हैं, मेरा भी मार्केटिंग की नौकरी का एक्सपीरियंस था कि ये व्यापार कभी भी अपने हिसाब से नहीं किया जा सकता। जो लोग सोचते हैं कर लेंगे, ये मार्केट की डिमांड के हिसाब से किया जाता है। जब हम आए तो हमने मूल कंसेप्ट को आज भी वही है कि बागड़ी मिल्क पार्लर का, कि हम शुद्ध, ताजा और स्वास्थ्यवर्धक चीजें ही देंगे, और मिल्क प्रोडक्ट्स के आसपास ही बागड़ी मिल्क पार्लर की जर्नी है और आगे भी ऐसे ही इसके पास रखेंगे। इसके बाद हमें लगा कि सारे लोग तो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते, तो हमने दूध का पनीर बना लिया, पनीर के पकौड़े हो गए, कुछ और पकौड़े इसके साथ जुड़ गए। तो फिर ये था कि पकौड़ों के दूध के साथ कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा था, तो लोग चाय को चाह रहे थे, तो चाय को भी हम अलग रूप में देना चाह रहे थे, इस रूप में ना। तो फिर यूट्यूब पे एक वीडियो देखा हुआ था, तो तंदूरी चाय का कंसेप्ट था, तो उसके बाद हमने तंदूरी चाय शुरू की। तो इस तरह से और चीजें होगी। फिर लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन में जो दूध था, हमने जो अपना चैनल बनाया था, तो दूध का कंजम्पशन हो नहीं सकता था, इतना बंद हो गया। तो फिर हमने घी बनाया, तो ऑनलाइन घी की भी अप्लाई करते हैं हम। फिर घी था तो हमने उससे जलेबी, बेसन के लड्डू, इस तरह की और चीजें ऐड ऑन होती गई। तो लोग भी अच्छे सजेशंस देते हैं और मार्केट में आते हैं तो सीखते हैं, तो इस तरह से चीजें और जुड़ जाती हैं। तो एक कॉम्बिनेशन सा चाहिए। एक कहावत है फूड सेक्टर में कि भाई लोग या तो मीठा खाते हैं या नमकीन खाते हैं, तो स्नैक्स और दूध के प्रोडक्ट से एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये हमने महसूस किया और उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके यहाँ लगातार कस्टमर बढ़ते रहे, इसके पीछे क्या सूत्र रहा? देखिए एक ही चीज है सर कि हम किसी को कस्टमर नहीं मानते, हम उसको स्टेक होल्डर्स मानते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी आता है तो पैसा भी खर्च करता है उस प्रोडक्ट के लिए, अपना समय भी इन्वेस्ट करता है, और उसकी सेहत स्टेक के ऊपर होती है। तो मैं हमेशा से इस चीज को फोकस रखते हैं कि हम अपने कस्टमर की सेहत, पैसा, समय, तीनों की कदर करें। उसको ये लगे कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका मुझे रिटर्न मिल रहा है। और सेटिस्फाइड कस्टमर ही ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो और लोगों को बताता है, चाहे बाहर की कोई एडवर्टीजमेंट कितनी ही कर ले। इस तरह से लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। अभी कितने लोग काम कर रहे हैं आपके पास और
सफलता किस स्तर पर है? देखिए सर, शुरुआत की बागड़ी मिल्क पार्लर की तो उसका उद्देश्य ये था कि किस तरह से किसानों के उत्पादों को बेचने का एक ऐसा मॉडल बने जिसको देख के और लोग भी शुरू कर सके और कम पढ़े लिखे गांव के बच्चों को रोजगार मिले और लोगों को शुद्ध ताजा चीजें मिले। तो हम उस मॉडल पे आगे बढ़ रहे हैं, 9 साथी काम कर रहे हैं और लोगों का रिस्पॉन्स दिख ही रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसपे आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप लाभ इससे अच्छा हो रहा है और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। देखिए जी, दाल रोटी अच्छी निकल रही है और हमारी कोई बिजनेस की बैकग्राउंड नहीं है, तो हमें बेस बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा आपने कहा भी था कि लोग सफल हो पाते नहीं हो पाते, तो सफल तो मैं भी नहीं कहूंगा अपने आप को, हमें बेहतर रास्ते पे चल रहे हैं अभी और लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। और जो फूड सेक्टर में बहुत से लोग आते हैं, मैं अक्सर एक लाइन रिपीट करता हूँ कि लोग उम्मीद के साथ आते हैं, तैयारियां कम करते हैं, तैयारियां करते हैं उसमें भी ये फर्क रह जाता है कि कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कौन कस्टमर होगा, ये तैयारी किए बिना आते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। मुझे लगता है मेहनत से बचना भी बड़ी समस्या पैदा करता है, लगभग सारी समस्याओं की जड़ है। तो लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, अगर मेहनत करें तो ये दूध को किसानों से ज्यादा कोई जानता नहीं, हम दूध पैदा करते हैं और उसमें कुछ स्नैक्स आइटम जोड़ लें तो मुझे लगता है कि लोगों को अच्छी चीजें मिलेंगी और हम बहुत अच्छे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकते हैं, खुद की दाल रोटी भी अच्छे से कमा सकते हैं और लोगों को शुद्ध ताजा चीजें भी दे सकते हैं। तो जो लोग शुरू करते हैं, जैसे आपने कहा कि एस्पिरेशन के साथ आते हैं, उम्मीदों के साथ आते हैं, पर तैयारी नहीं करते, तो क्या तैयारी नहीं करते हैं, क्या कमी रह जाती है कि वो असफल हो जाते? मुझे लगता है सबसे पहले तो हम क्या बेचना चाहते हैं, वो एक मार्केटिंग का कंसेप्ट है ना, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। तो वो एक सर्वमान्य सिद्धांत है, तो उसका पालन करना चाहिए और इसके साथ साथ मार्केट का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। जिस सेक्टर में हम काम करना चाहते हैं तो उसमें नौकरी करें। अक्सर देखा जाता है कि युवा, खासकर हमारे हरियाणा या आसपास के युवा, वो बहुत जल्दी में होते हैं, वो तैयारी में समय नहीं लगाना चाहते। तो मेरा एक ही सजेशन है कि जो भी काम करना चाहते हैं पहले साल 6 महीने उस लाइन में कहीं नौकरी करें, अनुभव लें और उसकी पेचीदगियों को समझे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जब हम करेंगे तो इसके समस्याएं सामने आएंगी और उसके बाद समाधान खोजेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले काम करें, उसकी बारीकियों को समझे, जो जो समस्याएं सामने आनी हो उनके समाधान के बारे में सोचें और खुद मेहनत करें, खुद का बेस तैयार करें, खुद काम करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी ये सोचे कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, बैठ के स्टार्टअप चालू कर लूंगा, तो ट्रेडिंग तो कर सकता है, स्टार्टअप नहीं कर सकता। स्टार्टअप में तो आपको जीना पड़ता है, ये आपके बच्चे की तरह होता है, सब कुछ छोड़ के आपको उसको पालना पड़ता है। कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करें, ये दूसरी बात है, तो उसके लिए क्या ध्यान नहीं रख पाते हैं और आपने क्या ध्यान रखा? देखिए, कस्टमर की जरूरतें देखनी होती है। एक पुराना सिद्धांत है जो कोटलर का मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है कि कस्टमर की नीड को देखना है और हमें जो बेचना है उसकी पोजीशनिंग करनी है कि हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं। जैसे जिसको मार्केटिंग या पढ़े लिखे लोगों की भाषा में यूएसपी कहते हैं, तो हमें अपने कस्टमर के साथ साझा करनी होगी कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये इसकी यूएसपी है, औरों से हम कैसे अलग हैं। और एक ऐसी साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन सप्लाई चेन बनानी होगी ताकि लोगों को दिखे और भरोसा हो ये ट्रांसपेरेंट मॉडल है, तो लोग जरूर अच्छी चीजों को सपोर्ट करते हैं। ये मेरा अनुभव रहा। तो इसमें पूंजी की कितनी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बार पूंजी भी एक हर्डल बन जाती है, रनिंग कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट? देखिए, इनिशियल कॉस्ट तो कोई बहुत बड़ी नहीं होती। कोई आदमी चाहता था, हमने भी शुरू किया तो थोड़ी सी बचत थी हमारी, उसी से शुरू किया है। तो जिस तरह का स्टार्टअप हो तो इनिशियल कॉस्ट से ज्यादा रनिंग कॉस्ट, जो आपने सवाल किया, ये हो जाता है कि आप किस जगह पे ले रहे हैं, जगह का रेंट कितना होगा, प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस कितने होंगे, वर्कर्स की सैलरी कहाँ से निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। जैसा आपने देखा बागड़ी मिल्क पार्लर की जर्नी को बहुत से दर्शक टेक्निकल फार्मिंग के जानते ही हैं कि हमने एक वर्कर्स के साथ शुरू किया था। तो ज्यादातर लोग बड़े लेवल पे शुरू करना चाहते हैं, तो उनको छोटे लेवल पे शुरू करना चाहिए और फिर जैसी डिमांड हो उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रास्ते जरूर बनेंगे। मतलब ये है कि दूध, फूड या स्नैक्स के क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं हैं, लेकिन उसको पूरी रिसर्च और पूरी जानकारी लेनी होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो इसका मूल जो मंत्र है वो यही है कि खुद मेहनत करें, सीखें और दूध पैदा करने की प्लस उसकी सप्लाई चेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूध में बैक्टीरिया की ग्रोथ होती ही होती है। तो आपका दूध जहाँ से भी प्रोक्योर हो रहा हो वो 10-15 किलोमीटर से ज्यादा उसकी दूरी ना हो। और इसके साथ साथ आपको खुद हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोसेसिंग के बारे में सीखना पड़ेगा, नई चीजें जोड़नी पड़ेंगी। अगर ये चीजें करेंगे तो निश्चित तौर पे लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आसानी से दाल रोटी कमाई जा सकती है। एक और बात आती है कि ये जो फूड बिजनेस है उसमें टाइम बहुत चाहिए होता है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 24/7 का है। आपका क्या अनुभव है, कितना समय देना पड़ता है, कितनी मेहनत? देखिए सर, दूर से चीजें लुक्रेटिव लगती हैं, वास्तविकता ये है कि कोई भी फूड का बिजनेस आप तो जानते हैं कवर कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत सुबह 5-6 बजे से हो जाती है कि आपको
आपको मंडी से फ्रेश सब्जियां लानी पड़ेंगी, दूध का भाई 5-6 बजे से लाना पड़ता है, फिर सारी प्रोसेसिंग की तैयारी करनी पड़ती है। तो सुबह 5-6 बजे से जर्नी शुरू हो जाती है, रात का तो पता ही नहीं, 10, 11, 12, 1, 2 कितने भी बज सकते हैं। तो ये एक सपने की तरह होता है स्टार्टअप फूड का, कि अगर आपका सपना नहीं है और आप ये चाहते हो कि मैं तो मेरे हिसाब से करूंगा, मनमौजी हूँ, कुछ और करूंगा, कहीं और फोकस है, फूड का बिजनेस चल जाएगा, वर्कर्स छोड़ दूंगा, अपने आप इनकम आ जाएगी, हो जाएगी, तो ये ऐसा फूड बिजनेस में नहीं हो सकता। यहाँ तो आपको फुली डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब झाड़ू भी मारनी पड़ेगी, टेबल भी साफ करना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा किचन में। अगर आप किचन को नहीं छोड़ सकते अगर फूड बिजनेस करना चाहते हैं। ये समय भी मांगता है, मेहनत भी मांगता है। जी बिल्कुल, मैंने शुरू में भी कहा और बीच में भी कहा कि मेहनत से आप बच नहीं सकते। फूड बिजनेस में तो आपको फुल्ली 24/7 कहने का नहीं, हकीकत में 24/7 रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपका खाना भी छूटेगा कि आप खुद के लिए खाना नहीं खा पाते, आपका नहाने धोने का समय भी नहीं मिलेगा, आपको शादी रिश्तेदारियां सब कुछ आपको साइड बाय साइड करनी पड़ती है, तब जाके कहीं रास्ते दिखेंगे। तो बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ ना आए, पूरी तैयारी करके आए, और पूरी तैयारी करते हैं तो एक बड़ा नोबल काम लगता है मुझे इस आधार पे कि आप लोगों को शुद्ध ताजा चीजें दे रहे हैं, आपकी दाल रोटी निकल रही है और इम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पा रहे हैं आप, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस सेक्टर में निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी संभावनाएं हैं। तो आप छोटे सपने अच्छी तैयारी के साथ आए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे आगे की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों, जैसा प्रदीप जी ने बताया कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको ये देखना है कि उसकी मार्केट क्या है, उसमें कितनी मेहनत का काम है, क्या पूंजी चाहिए, और थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। जो चीजें बताई गई यदि उनका ध्यान रखेंगे तो किसी भी फूड का, मिल्क का या स्नैक्स का स्टार्टअप अच्छे से सफल हो सकता है। बस जरूरत है पूरी जानकारी लेकर, पूरा अनुभव लेकर शुरू करने की। और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।